दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, जो साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं यानी कि आईसी के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि झारखंड बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर आप लोग का जारी हुआ है उसमें से आज पूरा का सभी का सॉल्यूशन देखेंगे, चाहे आप लोग न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल, सारे क्वेश्चंस 1 से लेकर 35 तक के सारे सवाल डिटेल में सॉल्व करेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हर एक दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बता दें, मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व कर लीजिए आप लोग का, चाहे न्यूमेरिकल हो या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, और उससे संबंधित क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं वो भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों मॉडल पर सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जरूर सॉल्व कर लीजिए हर एक क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आप लोग का और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्लास 11th है, विषय भौतिकी यानी कि फिजिक्स का आज देखने वाले हम लोग, और इसमें दोस्तों टोटल 35 क्वेश्चन है, 35 नंबर का, और सेट 1 है, आप लोग देख सकते हैं। गलत उत्तर के लिए कोई भी आप लोग का नंबर काटा नहीं जाएगा एग्जाम में, ठीक है, वही कहा गया है। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो पहला सवाल दोस्तों हम लोग का क्या है, देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, यानी कि जो इकाई होती है उसकी विशेषता क्या है। देखिए दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन है क्या, द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब क्या हर जगह पे ये एक्सेप्ट होना चाहिए। इट मस्ट बी इन्वर्टेबल इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड, ये भी दोस्तों ठीक है। इट मस्ट बी ऑफ सुइटेबल साइज एंड इजिली अवेलेबल, मतलब ये सारा चीज सही है। ये उपयुक्त आकार और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, यह अपरिवर्तनीय और अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए। मतलब एक का दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आप लोग का निकालते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता कहाँ है सर, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ग्रेविटेशन का, फोर्स का, F इक्वल टू Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, समझ लीजिए क्योंकि किसी का भी निकाल नहीं दे सकता है। तो इस G का आप लोग का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा, हम लोग जानते हैं G इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर F आर स्क्वायर बाई M1 इंटू M2 हो जाएगा ना। अब देखिए फोर्स का क्या होता है, फोर्स का जो आप लोग का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो सर उसका होता है mL/T⁻², ठीक है, ये हो गया फोर्स का। फिर क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर ना, तो हम लोग डिस्टेंस का क्या लेते हैं, आर का लेंथ, तो एल का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर, एल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट बटा में क्या है, देखिए बटा में आप लोग का यहाँ पर दिया है M1 इंटू M2, मतलब 2 को M हो जाएगा, ठीक है, तो हम M स्क्वायर भी डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर 2 गो M है, यहाँ 1 गो M है, तो 1 गो कट जाएगा और यहाँ पर 1 गो M बचेगा, तो ऊपर जाएगा क्या होगा M के पावर -1। T के पावर क्या है, सॉरी यहाँ पर L तो 1 ही गो है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या L है 2 गो, मतलब L के पावर में 3 हो जाएगा, और T के पावर में -2, यानी mL3T⁻²। कौन बोला है देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा यहाँ पर, तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे क्या है। 3 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, 3rd नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन, पर कौन सा 2 जोड़ा है जिसका आप लोग का डायमेंशन यानी कि बीमाएं समान होगा। तो 3 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का, देखिए यहाँ पर इंपल्स एंड मोमेंटम दोनों का आप लोग का जो डायमेंशन निकालिएगा तो दोनों का सेम होगा, ठीक है। डायमेंशन से दोस्तों आप लोग क्वेश्चन है ही, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इंपल्स एंड मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से, ये तो हो गया 4 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट्स ऑफ टाइम। 4 ऑप्शन है, सेकंड, ईयर, पार्सेक एंड लाइट ईयर। दोस्तों देखिए इसमें सेकंड भी आप लोग का टाइम का यूनिट है और ईयर भी है, लेकिन पार्सेक और लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस का इकाई है, मतलब दूरी का मात्रक है। तो दोनों ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही हो रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हुआ होगा, ये दोनों आंसर यहाँ पर सही है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं रहा है, आप लोग दोनों में से कोई एक को टिक कर देते हैं तो आपका सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर, द यूनिट ऑफ टॉर्क इज, यानी कि बल आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों इसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर, याद रख लीजिएगा। बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ का ढलान क्या होता है, देता है, यानी कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स, वेलोसिटी टाइम मतलब v/t का अगर लेना है तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, त्वरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। देखिए बहुत अच्छा सवाल दिया है, कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए
बोला कोई गेंद है जिसको ऊपर की ओर इससे फेंका जाता है, ठीक है, वर्टिकली। कैसे फेंका जाता है? विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसका वेग कितना है, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकंड, मतलब पहला 2 सेकंड में ये कितना दूरी जाएगा, वो दूरी हमको निकालना है भैया। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो एक चीज़ समझिए, बॉल जाएगा मतलब इनिशियल वेलोसिटी अभी जितना है, कितना वेग से फेंका जा रहा है, तो भैया वो 20 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कहीं तो बॉल फेंकने का कहीं टाइम आएगा जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो रेस्ट में आ जाएगा, मतलब गति उसका बिल्कुल शून्य हो जाएगा, वेग शून्य हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आया आप लोग को? आप लोग त्वरण क्या लीजिएगा, ए बराबर क्या लीजिएगा, तो ए बराबर, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए आप लोग -g लीजिएगा, ठीक है। क्यों -g लेंगे सर? क्योंकि देखिए जब आप किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, नीचे आता है, या फिर नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो वो अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही रहता है, यानी कि त्वरण उसका क्या रहता है, गुरुत्वीय त्वरण के बीच में काम करता है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, S = ut + ½ AT² का, S = ut + ½ AT² का, ठीक है सर। ये वाला फॉर्मूला क्यों आएंगे? क्यों देखिए हमको u भी पता है, ठीक है, u कितना है पहले दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड में कितना दूरी जाएगा वो चीज़ निकालना है, ठीक है, और a भी निकालना, आप लोग को पता है a क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि a = g। तो चलिए निकालते हैं कितना दूर जाएगा। u कितना दिया है, तो सर u दिया है 20, टाइम कितना दिया है 2, प्लस हाफ, तो हाफ लिख दिए हम, इंटू a का मान कितना है, तो a का वैल्यू -g यानी कि -10 हम लिख सकते हैं, और इंटू t, ठीक है, ये 16 नहीं 10 है, ठीक है, 1 मिनट, नहीं तो इसको गलत समझ लीजिएगा, ये 10 है, ठीक, और इंटू t का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, 20 दूनी 40 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस और माइनस से, -2 को हम काट सकते हैं, 2 दूनी 4, तो कितना, 2 दूनी 4, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी कि 40 में 20 जाएगा तो 20 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कितना दूर जाएगा, वो 20 मीटर दूरी तक चला जाएगा 2 सेकंड में। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए कौन वाला होगा, 20 मीटर दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर देखते हैं क्या पूछा है। बोल रहा है एक्सेलरेशन इज व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो दोस्तों जिसका डायरेक्शन होता है वो वेक्टर होता है, यानी कि सदिश राशि होता है। तो 100% ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 9 नंबर, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड। बोला अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी कि विस्थापन ही शून्य है, तो हम उस तय की गई दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं, दूरी यह ऋणात्मक है, या शून्य होना चाहिए, या शून्य नहीं हो सकता, या शून्य हो भी सकता, या फिर नहीं भी। तो 9 का दोस्तों जो सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा वो आप लोग का यह शून्य हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि देखिए वह अगर क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो हो सकता है अगर चला ही नहीं है तो शून्य हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ चला है तो हो सकता है कुछ होगा, मतलब क्या हो सकता है हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्या होगा, हाँ शून्य हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि वस्तु हाँ चली है कुछ दूरी, अगर चला होता तो दूरी कभी 0 नहीं होता। यहाँ सिर्फ लिखा है विस्थापन शून्य है, तो विस्थापन शून्य कब हो सकता है, जब एक जगह खड़ा भी विस्थापन शून्य हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर, 2 कार्स ए एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटीज 100 km/h एंड 60 km/h, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इफ बोथ आर मूविंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर गौर करने वाली बात दोस्तों यहाँ पर है सेम डायरेक्शन का, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, अगर कोई भी वस्तु सेम डायरेक्शन में, मतलब 2 कार, आप एक चला रहे हैं कार और आपके दोस्त एक कार चला रहे हैं, ठीक है, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं क्या दोनों का जो डिफरेंस रहेगा हमेशा सेम रहेगा ना, कभी बढ़ने वाला नहीं। मान लीजिए ये जा रहा है 100 km/h से, ठीक है, आप जा रहे हैं 60 km/h से। चलिए मान लीजिए अभी के लिए, मालूम है आप बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं फिर भी, ठीक है, तेज़ गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं। तो अब ये तो कभी चेंज होने वाला है ही नहीं, तो हमेशा इसके बीच का जो रिलेटिव स्पीड रहेगा कितना रहेगा, 100 - 60 यानी कि 40 रहेगा, ठीक है। चलिए बहुत बड़े, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ वही अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो प्लस हो जाता, आप समझ सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन है तो कितना दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, यानी कि तब 160 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हाट, क्या होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी होता है, याद कर लीजिएगा। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
अगला सवाल 12 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन, यानी घूर्णन गति में द्रव्यमान का समतुल्य राशि है। तो 12 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि 12 का ए परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या बोला है, 2 बुलेट्स आर फायर्ड सिमुलटेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड विद डिफरेंट स्पीड्स फ्रॉम द सेम प्लेस, व्हिच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। बोल रहा है कि जमीन से एक ही साथ और अलग अलग गति से 2 गोलियां चलाई जाती है, कौन सी गोली पहले जमीन से टकराएगी। तो अभी हमको कुछ नहीं दिया है, बेग कुछ नहीं दिया है। धीमी गति से फेंकी हुई गोली, तेज गति से फेंकी हुई गोली, दोनों एक साथ पहुंचेंगे, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो भैया जब दोनों का यहाँ पर समझ लीजिए, ये डिपेंड करेगा द्रव्यमान पर, किसका कितना ज़्यादा द्रव्यमान है। ठीक है, द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा वो पहले गिर जाएगा, यहाँ द्रव्यमान पर टोटली डिपेंड करेगा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना था, 13 नंबर का डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 14 नंबर देखते हैं क्या बोला गया है। 14 बोल रहा है कि which of the following operates between the two vectors can yield a vector perpendicular to either of them। पूरा 2 सदिश राशियों के बीच निम्नलिखित में से किस संचालन के कारण हमें 2 सदिश राशि मिलेगा, वह दोनों सदिश राशियों पर लंबवत होगा। यानी कि 14 का दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करने पर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड नहीं करता। तो आप लोग सिंपल सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जान लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई से उसको डिनोट करते हैं, क्या होता है, mr² होता है ना, mr², और सभी का जोड़ के दोस्तों यहाँ समेसन सिग्मा लगा देते हैं। ठीक, तो किस पर, मास पर डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, द मास ऑफ द बॉडी बिल्कुल डिपेंड करेगा, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी बिल्कुल, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही डिस्टेंस डिपेंड करता है, कितना दूरी पे वो रोटेट कर रहा है एक्सिस से। ठीक है, तो ये हो गया बी भी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, ये भी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास तो डिपेंड करेगा ही, और किस तरह से मास उसमें डिस्ट्रीब्यूट है बॉडी में। नेक्स्ट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसका, 15 नंबर का। ठीक है, आप लोग यहाँ ऑप्शन ए जो हम लिख दिए इससे आप लोग देख सकते हैं। चलिए 15 का डी सही होगा। आगे चलते हैं 16 नंबर, बोले द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 डिग्री। सभी को पता है, याद कर लीजिए कब मैक्सिमम जाएगा, जब एंगल कितना हो जाए, 45 डिग्री। आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है। तो दोस्तों इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होता रहता है, मोमेंटम भी चेंज होता रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा, यानी कि चीज सही हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्या बोल रहा है, व्हेन ए बस सडनली टेक्स ए टर्न द पैसेंजर्स आर थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज ऑफ, क्या, किस लिए। जब आप किसी बस में बैठे हुए हो, बस अचानक से मुड़ती है तो आप फेंका जाते हैं बाहर की तरफ, क्यों भैया, जड़त्व का मोशन है, मतलब सॉरी बोल रहे हैं जड़त्व, हाँ, इनर्शिया ऑफ मोशन यानी कि जड़त्व का गति की जड़ता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनर्शिया ऑफ मोशन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर देखिएगा, बोला पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थ्रोन ए बॉल वर्टिकली अप इन एयर द बॉल विल फॉल। बोल रहा है कि एक समान वेग से चलती हुई खुली कार में बैठा, ठीक है, मान लीजिए आप एक खुली कार में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या होगा, ऑप्शन में देखिए क्या, कार के बाहर गेंद गिरेगा, कार में व्यक्ति के आगे गिरेगा, कार में व्यक्ति के पीछे गिरेगा, गेंद फेंकने वाले व्यक्ति के हाथ में गिरेगा। आप ये एज्यूम करके भी देख सकते हैं या प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। एक कार में या बाइक में जाइएगा तो बॉल को दोस्तों ऊपर फेंकिएगा तो बॉल भी आपकी गति से मूव करेगी, आपका जितना वेग होगा उतना। ठीक है, इसलिए गेंद सीधा सीधी आपके हाथ में ही आएगा भैया, किसी और के हाथ में नहीं जाएगा, वो आपका ही गेंद है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सिंपल सा क्वेश्चन से F = ma का फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा सर, F = दे दिया है 5 न्यूटन, m = दे दिया है 1 kg इंटू a, तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 का ए सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर चलते हैं। 21 में पढ़ते हैं क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, जो रुका हुआ बॉडी में जो फ्रिक्शन लगता है वो सेल्फ एडजस्ट करता है अपने आप को। ठीक है, तो
क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्या बोला, व्हेन ए टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट चेंज। बोल रहा है किसी भी सिस्टम में जब टॉर्क लग रहा है वो जीरो है तो क्या नहीं बदलेगा, यहाँ पर क्या बोला है कौन सा बदलाव नहीं होगा। तो 22 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कोणीय विस्थापन। 20 का क्या हो जाएगा, सॉरी 20 का बोल रहा है, 22 का क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि सी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्या बोला है 23 में, ए हैमर ऑफ मास 300 ग्राम मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स नेल, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.02 सेकेंड, द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमरेज। वो रहा है 300 ग्राम का कोई द्रव्यमान, 300 ग्राम द्रव्यमान का कोई हथौड़ा है, ठीक है, उस हथौड़े से आप 40 मीटर पर सेकेंड गति से चला तो ये कील को सेट कराते हैं, ठीक है। कील 0.02 सेकेंड के बहुत कम समय में हथौड़े को रोक देती है, मतलब वो हथौड़ा रुक जाता है, ठीक है। तो हथौड़े पर कील द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए, मतलब आपको फोर्स लगाना है कि हथौड़ा जो है हैमर जो है कील पर कितना बल लगाया। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे पहले दिया क्या हुआ हम लोग का, एम दे दिया है, मास कितना दे दिया है 300 ग्राम, ठीक है 300 ग्राम, उसको हम केजी में बदलते हैं, 1000 से भाग देते हैं, ये भैया केजी में बदल गया। अब क्या दिया है आपका वेलोसिटी दे दिया है कितना 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक से नेल, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन वेरी फ्यू शॉर्ट टाइम, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी हैमर का होगा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, ठीक है, जो फाइनल वेलोसिटी अभी क्या है इसका यू, ये है यू मान लीजिए, फाइनल वेलोसिटी हैमर का क्या हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। द फोर्स ऑफ द नेल मतलब फोर्स निकालना है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है भैया, तो होता है एम ए होता है, हमको त्वरण चाहिए मतलब एक्सेलरेशन चाहिए। ए इक्वल टू हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं v माइनस यू बाई टी करके, और टाइम यहाँ पर दे दिया है कितना सेकंड के लिए फोर्स लगा सकता है, लगा रहा है 0.02 सेकंड में वो रोक देता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है तो 40 मीटर पर सेकंड से वो स्ट्राइक कर रहा है, फाइनली जाकर रुक जा रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, टाइम कितना सेकंड बाद रुकता है तो 0.02 सेकंड बाद। हम लगाते हैं एक फॉर्मूला, एक्सेलरेशन निकालते हैं, ए इक्वल टू क्या होगा v माइनस यू बाई टी, तो v माइनस यू मतलब क्या, v माइनस यू मतलब 0 माइनस 40 और बटा में t कितना है 0.02, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस किए तो माइनस में आ जाएगा हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा -40 बटा 0.02, यहाँ पॉइंट काट दीजिएगा ऊपर 2 को 0 चल जाएगा, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं 40 और 2 को 0 और जाएगा तो 4000 हो जाएगा, और बट्टा में 2 तो काट सकते हैं क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि त्वरण कितना है 2000 मीटर पर सेकेंड, त्वरण कितना हो गया 2000 मीटर पर सेकेंड, और m कितना है हम लोग का देख सकते हैं m कितना है देख लीजिए, m है हम लोग का 300/1000। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा ma मतलब 300/1000 इंटू a हम लोग कितना आया था 2000 आया था ना, तो 10 10 10 10 10 10 10 300 दूनी 600 हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। तो 6000 हो गया, 600 हो जाएगा, ठीक है, 600 यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 600 किस में है तो दिख जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए में 600, ठीक है। हाँ माइनस में आप लोग आएगा, लेकिन माइनस से क्या आप लोग का डिपेंड कर रहा है कि हैमर, यहाँ पूछा है कि द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, ठीक है, हैमर बल लग रहा है 600, लेकिन हैमर पर कितना लग रहा है -600, तो इसलिए माइनस दिखा रहा है, तो 600 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 यहाँ पर 24 नंबर, द बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 8 kg विथ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी दोस्तों जब भी हम लोग याद करेंगे तो हमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चाहिए कि टकराने से पहले कितना मोमेंटम था, टकराने के बाद कितना होगा। अभी भैया बुलेट और आप लोग का गन दोनों रेस्ट में है, आराम कर रहा है, ठीक है। अब आ गया बुलेट को गुस्सा, चला दिया गोली, अब दोनों संवेग, दोनों का आ जाएगा संवेग, क्या होगा m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। m1v1 मतलब क्या, पहले हम चलिए किसका लिखते हैं बुलेट का लिखते हैं, बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, तो 40 ग्राम इसको हम केजी में बदलते हैं बटे 1000 इंटू इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 8 kg विथ ए वेलोसिटी ऑफ 800, मतलब इसका वेलोसिटी कितना है 800 है, और प्लस गन का कितना मास है 8 kg, और इसका वेलोसिटी हमको निकालना है कि रिकॉइल वेलोसिटी इसका कितना होगा। चलिए 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, 8 4 32 हो जाएगा, यानी कि 32 इक्वल टू 8v हो रहा है ना, सॉरी प्लस इक्वल टू 32 प्लस 8v इक्वल टू इधर क्या है 0,
मतलब हम कह सकते हैं कि 8v बराबर क्या हो जाएगा, 32 उधर जाके -32 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, -4। तो v कितना आ रहा है, -4, यानी कि -4 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सलेटिंग 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी। वो रहा फोर्स रिक्वायर्ड, सबके पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं दोनों का, ठीक है। तो देखिए फोर्स इक्वल क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। तो एम ए मतलब 3 गुना पहला वाला का अगर F1 निकालते हैं तो F1 कितना है, मास कितना है 3 kg और ए कितना है 5, 3 × 5 = 15 न्यूटन इसका हो जाएगा F1। F2 निकालते हैं, F2 कितना हो जाएगा, तो F2 इक्वल टू हो जाएगा उसका भी एम ए हो जाएगा, तो 4 kg है और ए है 4, यानी कि 16 हो जाएगा। तो दूसरा वाला का फोर्स ज़्यादा है। तो क्या ऑप्शन है देखिए, 0 इन द बोथ केसेस, नहीं 0 तो भैया होगा नहीं। सेम इन द, सेम भी नहीं होगा। ग्रेटर फॉर 3 kg मासेस एट 5 मीटर पर सेकेंड, ग्रेटर फॉर 3 kg मीटर, नहीं बिल्कुल नहीं, उसका तो कम है। ग्रेटर फॉर 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल इसका सही है, ये ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि 4 नंबर ऑप्शन आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर कितना नंबर, 26 नंबर सवाल देख रहे थे, क्या बोला है, द सेंटीमीटर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में दोस्तों जो अगर मूव करता है तो सेंटीमीटर फोर्स कितना होता है, यानी कि अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो क्या हो जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का, वो हो जाएगा mv²/r, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक जवाब। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देख लेते हैं, क्या 27 नंबर, फॉर 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, व्हिच ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट विल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसका गति ऊर्जा ज़्यादा है पूछा है, बोरा आपका मास ऑफ बी ज़्यादा है, बी का यहाँ पर द्रव्यमान ज़्यादा है ए के मुकाबले। तो दोस्तों आसान से सवाल है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बोलेंगे, ये आप लोग का होमवर्क रहा। देखता हूँ कितना बच्चे इसका जवाब देते हैं सही, जरूर कमेंट में सभी लोग बोलिए। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 28 नंबर, द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कब रिप्रेजेंट। एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट, एफ और एस क्या होता है, वर्क इक्वल टू एफ एस होता है, एफ एस। तो फोर्स और एस क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि यहाँ पर वर्क डन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 28 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल यहाँ पर, व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 100 kg टू ए हाइट ऑफ 50 मीटर इन 50 सेकेंड। क्या पावर निकालने बोला है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर पावर का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, वर्क डन बाई पर यूनिट टाइम ही पावर होता है, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस होता है बटा टाइम। तो अभी हम लोग का नहीं निकलेगा एफ, हाँ यहाँ पर मास और ई दिया है तो हम लोग निकाल सकते हैं, एफ इक्वल टू हो जाएगा एम ए, ठीक है। और यहाँ पर एस क्या हो जाएगा, एस तो है एस ई बाई टी, बस सबका वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। एम कितना दिया है, मास कितना दिया है, तो 100 kg दिया हुआ है। ए कितना दिया है, ए आपको दिया है, ए तो यहाँ पर हाइट ऑफ ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए यहाँ देखिए यहाँ हाइट दिया है मतलब दूरी दिया है एस और टाइम दिया है 50 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ए दोस्तों क्या देखिए, लिफ्ट मास तो कितना, ए होगा अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ए का मान हो जाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं उसका मान, ठीक है। और इनटू एस, एस क्या हो जाएगा 50 मीटर और टाइम कितना है 50 सेकेंड, ठीक है। तो 50-50 कटिंग, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 9.8 लेने को आ गया है, ठीक है। चलिए एक का मान जो होगा ई जो जी के बराबर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्व त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, उसको हम लोग 9.8 ले लेते हैं, ठीक है। तो 9.8 को 1000 से गुना कीजिएगा तो 980 हो जाएगा, यानी कि आप लोग का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पावर है तो वाट हो जाएगा यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल अबाउट। तो यहाँ पर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का पूछा है, तो इससे दोस्तों याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन फिक्स रहेगा, कुछ का दिया रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डायरेक्ट निकालने के लिए दे देगा। इसका याद कर लिए ml²/12 होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई भी इस तरह का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट कुछ का याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, 5 न्यूटन बल के कारण एक बल लंबी दिशा में चलती है और बल बताएं। देखिए ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर अलॉन्ग द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट विल द वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है एक्चुअली में, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। तो भैया यहाँ पर थीटा ही तो 90 डिग्री हो गया, तो थीटा जब 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परपेंडिकुलर में अगर बल इधर लग रहा है और वस्तु इधर जा रहा है तो हम बोलेंगे कोई काम वहाँ पर नहीं हो रहा है, यानी कि 0 हो जाएगा, तो बिल्कुल 0 जूल काम होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है क्या कि द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड, द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है,
एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा। तो किसके डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड कर रहा है, देखिए द फोर्स अप्लाइड उस पर भी डिपेंड कर रहा है, द एंगल बिटवीन तो कॉस थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल 33 नंबर, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोस्तों, वो लोग थ्योरी पढ़ेगा अच्छे से तभी समझ में आएगा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, दोस्तों ये कहीं भी लाइज कर सकता है, अंडर द बॉडी और बाहर, मतलब कहीं भी अंडर बाहर कहीं भी ये कर सकता है, ठीक है। तो विद इन आउटसाइड द बॉडी में लाई, विद इन और आउटसाइड द बॉडी। डी नंबर सही हो जाएगा 34 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। द टॉर्क ऑफ ए फोर्स दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एक्टिंग ऑन द एट द पॉइंट, दो वेक्टर यहाँ पर ये वाला दो दिया हुआ है, आप लोग इसको दोस्तों सॉल्व कीजिएगा तो इसका फाइनल आंसर आप लोग को आ जाएगा, निकाल लीजिएगा, डी नंबर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्लास 11 का फिजिक्स का सारा सवाल खत्म होता है। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बोलेगा। सेट 2 चाहते हैं तो सभी लोग कमेंट करके बोलेंगे तो मैं सेट 2 का भी बना दूंगा जल्दी। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर एक वीडियो पाने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।